बैंकिंग का मेरा पहले से एक ड्रीम था और कोरोना के टाइम पे मैं इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी। वैसे फिर मेरे को सामने से एक ऑफ़र आया था फाइनेंशियल कंपनी का। स्टार्टिंग में सोचा था कि जॉब के साथ ही करो, बट थोड़ा गाइडेंस वगैरह लिया कि एग्ज़ाम इतना भी इजी मतलब टफ है, उसमें मेहनत तो काफ़ी लगेगी। मैंने स्टार्ट भी किया, बट वो कहते ना कि घर से स्टार्ट तो करोगे, बट एक्चुअल बात है ना, आपको कहीं पे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट वगैरह जो इसके प्रिपरेशन कराता है, वहीं पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। नहीं तो आप जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ डिकोडिंग सक्सेस विद साइमा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल से मिलवाने वाली हूँ जो IITD में एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ही आए थे, लेकिन आते वक्त एक ड्रीम लेके आए थे और उसके लिए उनको अपना वर्किंग प्रोफेशन सैक्रिफाइस करना पड़ा फुल टाइम स्टडीज के लिए। बहुत टफ चॉइस के साथ उन्होंने ये डिसीजन लिया और उसके ऊपर काफ़ी काम करके आज वो एक प्रोफेशनल बन चुके हैं और बैंकिंग सेक्टर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। सो आई एम अबाउट टू वेलकम मिस्टर महिपाल राजपुरोहित फ्रॉम DSP बैच, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। रिसेंटली जन कल्याण कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके सून क्लरिकल पोजिशन पे ज्वाइन करने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशंस महिपाल, वेलकम टू द एपिसोड। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए मेरे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने इससे पहले भी एग्ज़ाम्स वगैरह दी और ये वाले में मैं फुल्ली सक्सेसफुल हुआ इंटरव्यू के साथ, तो काफ़ी एक अच्छा फील हो रहा है। नाइस। सो महिपाल, आपने ये डिसीजन कब लिया था कि आपको बैंकिंग सेक्टर्स में आना है? असल में बैंकिंग का मेरा पहले से एक ड्रीम था और ड्रीम है मतलब। तो मैंने अपने मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में ही की। Okay. और कोरोना के टाइम पे मैं इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी, बट मैंने वो टाइम पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 दिन की और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी एक CA फर्म में काम करने की। Okay. तो फिर मैंने वो ऑफ़र जो था वो एक्सेप्ट किया। और मैं वहाँ पे अराउंड 6 मंथ वहाँ पे मैंने काम किया। अच्छा, CA फर्म में? CA फर्म में। Okay. तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी अकाउंटिंग वगैरह और अपने स्किल्स वगैरह डेवलप की एक्सेल वगैरह के रिलेटेड। और उसके बाद मैंने काम करते करते उसमें थोड़ा सा घर पे एक कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आ गया था, तो पापा ने अचानक से जो बिज़नेस लाइन था वही चेंज कर दिया। पहले कैसे कि यूटेंसिल की दुकान थी, तो उन्होंने फिर ग्रोसरी की शॉप डाल दी। तो फिर उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे फिर वो फर्म छोड़ के दुकान वापस ज्वाइन करनी पड़ी। ओके। और फिर साथ ही में जैसे वो सेटल हुए, अराउंड 6 मंथ लगा थोड़ा सा सब उनको सपोर्ट करते हुए, कि फिर अभी उनसे जब हो गया था, जैसे सेटल हुआ, वैसे फिर मेरे को सामने से एक ऑफ़र आया था फाइनेंशियल कंपनी का। ओके। तो फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया। हाँ। और वहाँ पे भी क्लियर हो गया मैं। ओके। तो फिर मैंने वहाँ पे अराउंड 2.5 मंथ वहाँ पे काम किया। 2 साल 6 महीने ऐसा? 2 साल 6 महीने। ओके। और ये फाइनेंस कंपनी कौन सी थी? मुथूट फाइनेंस कंपनी। मुथूट फाइनेंस। ओके। और ये कहाँ पे लोकेटेड थे आप? मैं विरार ईस्ट में था। Okay. गोल्ड लोन डिपार्टमेंट था मेरा। गोल्ड लोन। लेकिन आप काफ़ी दूर रहते, आप रहते कहाँ पे? मैं पालघर रहता हूँ। अच्छा, तो आप पालघर से विरार एवरीडे अप डाउन करते थे उस 2.5 साल में फाइनेंस कंपनी में काम करते हुए। सो ग्रेजुएशन के बाद आपने 6 महीना CA फर्म में काम किया और उसके बाद आपने ये 2.5 साल, तो मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद नियरली बोल सकते हैं 3 साल का ब्रेक लेके फिर ज्वाइन किया। ओके। सो क्या इंस्पायरिंग आपको लगा कि आपने वो ड्रीम छोड़ा ही नहीं 3 साल भी? क्योंकि फाइनेंस कंपनी में अगर यंग स्टूडेंट्स काम करते हैं तो वो अट्रैक्टिव रहते हैं टुवर्ड्स इंसेंटिव या फिर टुवर्ड्स द कंपनी, या फिर तो आपके लिए क्या इंस्पिरेशन था कि आपने अपना ड्रीम कैरीड रखा? राइट मैम, वो काफ़ी मतलब फाइनेंशियल कंपनी तो काफ़ी अच्छी है और साथ ही में काफ़ी सारा सीखने मिला, बट एक चीज़ तक वो वहाँ पे लिमिट हो गया था, जो कि मतलब मुझे पहले से बैंकिंग के इस पे फील्ड में जाना था। वो NBFC कंपनी है, वहाँ पे बैंकिंग के जो है एक्टिविटीज़ वो नहीं होती है ज़्यादातर। तो कोई उसमें खाली सेल्स वगैरह के रिगार्डिंग होती थी जो मैं करता था वहाँ पे। और बाकी मेन उनका गोल्ड लोन का प्रोडक्ट था, तो मेरा वही चेकिंग, वैल्यूएशन और कैश हैंडलिंग का काम था। बाकी जैसे कि भी बैंक्स में चेक रिलेटेड होता है, DD होते हैं,
और भी दूसरे ट्रांसफ़र्स वगैरह ये सब Right. करने का होता है, वो वहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं थी। ओके तो फिर वहाँ से और काफ़ी कंफर्ट जोन हो गया था, पता था कि एक इसी में रह जाऊँगा कहीं, ऐसा लग रहा था काम करते करते। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी मुझे बैंकिंग का फिर प्रिपरेशन जो कि पहले मैंने जो सोचा था उसको वापस मैं कंटिन्यू करूँ। ओके नाइस, मतलब ये आपके लिए इंस्पिरेशन था, आपने शुरू किया। सो क्या फीलिंग थी कि जॉब के साथ साथ तैयारी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, उस वक्त क्या माइंडसेट था आपका? स्टार्टिंग में सोचा था कि जॉब के साथ ही करो, बट थोड़ा गाइडेंस वगैरह लिया कि एग्ज़ाम इतना भी इजी मतलब टफ है, उसमें मेहनत तो काफ़ी लगेगी। तो फिर मैंने एक फाइनली टफ डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ के ये करूँ। और लकीली कैसे फैमिली का भी सपोर्ट उतना मिला मुझे कि मैं जॉब छोड़ के प्रिपरेशन मैंने अपनी स्टार्ट की IITD से। ओके सो ये कौन से साल की बात है, आपने कब शुरू की प्रिपरेशन मैंने जून 24 से स्टार्ट किया। हाँ जून 2024 से। एंड विद इन 1 ईयर आई थिंक आपने पहला ही कोऑपरेटिव दिया और उसको क्रैक भी कर लिया, राइट? Yes, ma'am. ओके सो मुझे ये जानना है महिपाल कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू वो टफ है, मतलब बच्चों को बहुत मुश्किलें आएंगी, या प्रैक्टिस इज द मेन की? टफ नहीं है, मेन कैसे कि पहले उन्होंने वो चीज़ें कैसे कि इतनी नहीं पढ़ी होगी, मैथ्स वगैरह किया होगा, कैलकुलेशंस वगैरह की होगी, बट जो वे से करना है वो चीज़ें नहीं सीखी होती है। Right. तो जैसे अगर वो उसका कॉन्सेप्ट वगैरह एकदम बेसिक से सीख जाए अच्छे से, और ये कैसे कि इसमें स्पीड टेस्ट होता है मेन, तो Right. एग्ज़ाम बोले तो स्पीड किस तरह से करना है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, बट उसको उतना फास्ट में करना है, वो सीखने का that's all सब्जेक्ट about मेन practice. प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस पे पूरा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्या है महिपाल, शुरू ही नहीं करते तैयारी ये सोच के कि बहुत टफ है, हमसे तो होगा ही नहीं, हमसे तो होगा ही नहीं। तो वो जो माइंडसेट है कि वो टफ नहीं है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस मतलब हार्ड वर्क, मेहनत। सो गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग जॉब्स इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, उसके बाद ही आपको मिलता है। तो ये मुझे जानना था, और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं घर बैठे बैठे करेंगे हो जाएगा। सो आपके भी मन में ऐसा आया था? इनफैक्ट आपने किया भी शुरू? मैंने स्टार्ट भी किया, बट हाँ। वो कहते ना कि घर से स्टार्ट तो करोगे, बट एक्चुअल बात है ना, आपको कहीं पे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट वगैरह जो इसके प्रिपरेशन कराता है, Right. वहीं पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। नहीं Right. तो आप ऑनलाइन जो देखते हो वो तो उतना ही दिखाएंगे जो इजी होगा, Right. बट जो लेवल तक आपको पहुंचना है वो आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट ही मिलेगा। राइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम ऑनलाइन कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, और मैं उनको वही समझाती हूँ कि जहाँ से आप कर रहे हो उनके भी इंस्टीट्यूट या कुछ रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे मेन कंटेंट होता है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक किक स्टार्ट मिलती है तैयारी करने के लिए। ऑल राइट, सो आपके लिए लेवल वाइज क्या टफ था सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू? सब्जेक्ट पॉइंट में मुझे मैथ्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता था। Okay. बाकी रीजनिंग और इंग्लिश तो हो जा रहे थे, हाँ बट मैथ्स के अंदर ऐसा हो जा रहा था कि बहुत कम टाइम, मतलब मेरे को काफ़ी सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जा रहा था उस Okay. केस में। बट जैसे प्रैक्टिस किया करते हुए फिर एक अच्छे धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते गए, और इंस्टीट्यूट ने भी काफ़ी हेल्प किया मुझे कि किस वे से वो मार्क्स मेरे बढ़ेंगे, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक वाइज में जहाँ पे वीक पढ़ रहा था उसके अंदर में मुझे हेल्प किया। ओके अच्छा, सो आपने IITD ज्वाइन कैसे की, शुरुआत कैसे हुआ IITD में आपका? IITD में ऐसे उनका जो नाम सुना था मैंने, मेरे फ्रेंड थ्रू सुना था। उन्होंने बोला था कि बैंकिंग प्रिपरेशन का इधर ही पास ही में वसई और विरार में इंस्टीट्यूट है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन पे बात कर सकते हो। तो वहाँ से मुझे पता चला इसके बारे में, राइट और ऑनलाइन मैंने फिर देखा, तो फिर वो नंबर मिला मुझे और मैंने कॉल करके फिर एक विज़िट किया। राइट, सो ये आपने जब आप काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तभी किया था इंक्वायरी, या फिर वो छोड़ने के बाद किया था? काम कर रहा था असल में, वो टाइम पे नोटिस पीरियड पे ही था, क्योंकि मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे अभी ये जॉब नहीं करते हुए बैंकिंग प्रिपरेशन करना है। तो वो टाइम पे मैंने जॉब नोटिस पीरियड पे चलते हुए मैंने सर्च किया था, मतलब काफ़ी सारे देखे मैंने अलग अलग, बट किसी का इतना रिजल्ट मुझे दिखा नहीं, काफ़ी और लॉन्ग डिस्टेंस में भी था। तो कहते हैं ना कि जैसे कि अगर पास ही में काफ़ी अच्छी चीज़ कोई मिलती है तो दूर जाने की क्या ज़रूरत है। Right. अब वहीं से तो मुझे फिर IITD का रिजल्ट भी अच्छे दिखे और है भी, तो वहीं से मैंने IITD को चूज़ किया। ओके,
सो आपने जब इंक्वायरी की थी तो आपका पहला इंप्रेशन कैसा था? आपने कौन सा ब्रांच विजिट किया था हमारा? मैंने वो यहाँ का विरार का ब्रांच किया था। वहाँ पे साइमन नहीं थी वहाँ पे। आप ही थे वहाँ पे तो उन्होंने कहा, आपने जैसे काफ़ी अच्छे से मुझे उसके बारे में सब बताया, क्योंकि देखिए कि वो टाइम पे ऑनलाइन तो देख रहा था कि किस वजह से प्रिपरेशन होता है, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स आती है, बट इतना क्लियर नहीं था कि कैसे स्टार्ट करना है वगैरह। बट जैसे आपने गाइडेंस दिया मुझे, तो उससे मुझे ये क्लियर हुआ कि मतलब एग्ज़ाम खाली ऐसा नहीं है कि एक ही किसी बैंक की आती, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। तो वहीं से मुझे पूरा मिला कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से, और मतलब लेवल्स पता चले कि प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होता है, फिर अपर लेवल के रहेंगे तो मेंस भी होता है, सॉरी इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर। तो वहाँ से मुझे एक्चुअल पता चला। नहीं तो मुझे पहले लगता था कि एक ही एग्ज़ाम देना है आपको और फिर क्लियर हो जाएगा ये चीज़ में सिलेक्शन। तो वहीं से मुझे काफ़ी अच्छे से आपने बताया था और मैं वहीं से फिर मैंने ज्वाइन। सो आपका पहला इंप्रेशन जो था वो नॉलेजेबल था? काफ़ी हाँ, मतलब बाहर से काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और एक्चुअल चीज़ जो होती है वो मुझे वहाँ पे पता चली, फैक्ट्स पता चले, कट ऑफ एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आपने ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मैं ही थी वहाँ पे इंक्वायरी के लिए, और महिपाल ने इंक्वायरी हमारे हेड ऑफिस में की थी वेबसाइट से, तो हेड ऑफिस में कनेक्ट हुआ था, दैट इज़ इन बसई, और उन्होंने नियर बाय ब्रांच जो महिपाल के लिए ईजी रहेगा वो विरार था, तो वहाँ के लिए इंक्वायरी रखी थी। तो सिमरन मैम ने इंक्वायरी विरार में रखी थी मुझसे कोऑर्डिनेट करके, और मैं आपसे मिली थी। और काउंसलिंग के बाद इमीडिएट महिपाल का मुझे काफ़ी अच्छा लगा दैट ही टुक अ डिसीजन, और स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं सम अमाउंट पे करके, बट इन्होंने इमीडिएट एडमिशन लिया था, विच इज़ कॉल्ड एज स्पॉट एडमिशन, है ना। सो ऐसा आपको क्या अट्रैक्टिव लगा काउंसलिंग में? आपने कैस में देखा, सारी चीज़ें देखी, हमारा करियर काउंसलिंग देखा, सब कुछ, तो उसके बाद आपने स्पॉट एडमिशन लिया, तो सबसे अच्छा क्या लगा आपको? मुझे सबसे अच्छा उसके अंदर ये लगा कि इंस्टीट्यूट ने खाली पढ़ाना है वैसा वाला सीन नहीं किया। उन्होंने हर एक स्टूडेंट्स को है ना एक लेवल पे रखा है, यानी कि ये बेसिक पे है तो रुकीज से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे उनके ऊपर बेसिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि जो उनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर जैसे उनको कुछ महीने हो जाएंगे, जैसे 3 महीने तक उन्होंने वो चीज़ को सीखा, उनका बेसिक एकदम अच्छे से सारे सब्जेक्ट का क्लियर हुआ, फिर वो जाएंगे विंटेज के लेवल पे, यानी कि वहाँ से उनका कैसा होगा कि धीरे धीरे जो टॉपिक्स है उसके लेवल हाई होंगे, जो कि बेसिक में जो सीखा था वही हेल्प करेंगे उनको वो हार्ड वाले भी सॉल्व करने में। तो वहाँ से मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में हार्ड वाला दे दिया और फिर वहाँ पे वो स्टक हो गए बच्चे कि ये हो ही नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग से उन्होंने जो स्लो प्रोसेस से जो धीरे धीरे लेवल अप किया वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। हाँ। और फिर उसी के साथ उनका एक स्पेशल बैच है DSP बैच, जिसमें मैं भी बिलोंग करता हूँ उससे। तो वहाँ पे मुझे और ज़्यादा टाइम भी मिला और भी चीज़ें हाई लेवल की और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली सब्जेक्ट रिलेटेड। सो आपका DSP बैच में तो सिलेक्शन हुआ था बाद में, उसके पहले आप प्राइमरी बैच कौन सा बिलोंग करते थे? मैं अतुल्य बैच से बिलोंग करता हूँ। अतुल्य बैच में आपके अतुल्य बैच की क्या क्या यादें आपको याद है, मेमोरीज सबसे ज़्यादा? अतुल्य बैच की सबसे मेन कि इससे पहले है ना मैं कभी स्टेज पे मैंने परफॉर्म नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन किया और ऐसा, और मुझे पहले ही इसमें ना स्किट मिल गया था जिसके अंदर इंडिपेंडेंस डे का टाइम था, तो वो टाइम पे हमने ये वॉरियर मतलब ये फ्रीडम फाइटर का रोल किया था उसके ऊपर। तो वहाँ पे एक नया तो कुछ एकदम इंट्रोवर्ट टाइप भी, ज़्यादा बात नहीं करना किसी से, बट वहाँ से कैसे कि स्टेज पे आया तो एक कॉन्फिडेंस आया, तो वो एक काफ़ी अच्छा लगा। और स्टाफ भी काफ़ी अच्छे सारे और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे लगे, तो एक बोलते कि फैमिली जैसा, घर जैसा पूरा है। यस, घर के जैसा। और यहाँ के स्टूडेंट सच में एक दूसरे को अपने भाई बहनों की तरह ही मानते हैं, और सच में घर भी बसते हुए देखे हैं, वो तो मैं बोलती ही हूँ। यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं स्टूडेंट्स, और काफ़ी मतलब है मिड एज स्टूडेंट्स हैं इसलिए। सो महिपाल ने इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा हंसी मजाक में दिखते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे गाइड किया जाए वैसे वैसे वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लेते हैं। और महिपाल की मेरे पास जो यादें हैं अतुल्य बैच से, वो यही है आउट ऑफ द बॉक्स। पढ़ाई में तो वो अच्छे हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो इन्होंने स्किट परफॉर्म किया था इंडिपेंडेंस डे पे, वो 2024 में ही, और तब वो काफ़ी न्यू थे, जून में ज्वाइन करके अगस्त में करना था। एंड उसके बाद लास्ट दिवाली में या फिर इस वुमेन्स डे पे,
हाँ, हमारे एनुअल डे पे और वुमेंस डे के दिन पे आता है दोनों, तो उस दिन उन्होंने स्टैंडिंग डांस किया था, विच इज़ अगेन इनके बोलते हैं ना कप ऑफ टी, क्या बोलते हैं, हाँ वो है ही नहीं। सो इस तरह से आपने वो स्टैंडिंग डांस किया था, राइट? कैसी थी वो फीलिंग आपकी? वो काफ़ी स्टार्टिंग में तो काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था वो चीज़, क्योंकि वो डांस ऐसे सबके सामने करना और हमारे थोड़े स्टेप्स भी वैसे थे, बट काफ़ी इन्जॉय किया सबके साथ प्रैक्टिस करते हुए वगैरह, और सब भी हंसे वगैरह। बट वो तो अच्छा है ना, हंसना भी ज़रूरी है, उनका भी बोलते खून बढ़ रहा है जो हंसने से, तो काफ़ी अच्छा लगा था। बिल्कुल उसमें फिर ऑकवर्ड नहीं लगा, काफ़ी इन्जॉय किया था उस समय। और साथ ही में ऐसा नहीं कि कल्चरल में खाली एक पार्टिसिपेट किया, साथ ही में डिबेट भी मैंने ज्वाइन किया था, जो कि कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट में ना, तो उससे भी काफ़ी अच्छा स्किल मेरे में डेवलप हुआ कि किस वजह से डिबेट वगैरह करते, और दूसरी पब्लिक स्पीकिंग्स वगैरह भी हम करते थे। तो उससे काफ़ी अच्छा एक पर्सनैलिटी में चेंजेस आया, जो कि पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। सो डिबेट के टाइम पे आप अतुल्य बैच में थे या डीएसपी बैच में थे? नहीं, वो समय मैं अतुल्य बैच को रिप्रेजेंट कर रहा था डिबेट के अंदर। राइट, और अतुल्य बैच ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया था, उसका पूरा डिटेल वीडियो यूट्यूब पे हमने डाला हुआ है कि हमें अगेन उम्मीद नहीं थी कि अतुल्य बैच डीएसपी को कॉम्पीट करेगा, और ना ही सिर्फ उन्होंने कॉम्पीट किया बल्कि सिर्फ एक ही मार्क्स से वो पीछे रह गए, दोनों के फ़र्क में एक ही मार्क्स था, विच इज़ अगेन 1920 जैसा फ़र्क। सो बहुत अमेजिंग था। सो ये सारी चीज़ें आप मेमोरीज हैं आपके लिए कि आई एम श्योर आप जब काम करोगे तो ये सारी चीज़ें याद करोगे, और इससे काफ़ी ग्रूमिंग होती है स्टूडेंट्स की। अगेन यहाँ पे एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एंड फाउंडर सर हैं डॉक्टर श्याम राहुल सर, वो हमेशा यही बिलीव करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है मतलब सिर्फ मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग पे ही ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देनी है। आपको जो बनना है वो आपको पहले से इनैक्ट करना पड़ता है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग या कॉन्फिडेंट स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, एवरीथिंग। सो महिपाल अगेन पीछे आएंगे कि आपका ये जो ट्रैवलिंग था पालघर टू विरार एंड देन पालघर टू वसई, उसके बाद थकान तो होती है सफ़र करने से, तो फिर कैसे मैनेज किया आपने ये सारी चीज़ें? उसमें फुल टाइम तो नहीं था, उसमें अतुल्य बैच में था उस समय, तो 2 घंटे का क्लास होता, तो सुबह से ट्रैवल करके जाता था और फिर वापस रिटर्न, तो फिर थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट करके जो भी होमवर्क वगैरह मिलते थे तो वो हो जाता था, और शाम को बट फिर भी हमारी दुकान है तो हिसाब से मुझे 7 बजे तो जाना ही पड़ता, तो फिर 7 से 10:30 का जो काम था, टाइम था, वो मेरा दुकान पे निकल जाता था। ऐसा, तो यही एक रोज़ का रेगुलर रूटीन था। नया नया जा रहा था तभी थोड़ा सा ऐसा हेक्टिक लग रहा था कि 2 घंटे के लिए खाली जा रहा हूँ, बट उससे फिर बाद में धीरे धीरे जैसे रिजल्ट आने लगे तो फिर वो चीज़ को कंसिस्टेंटली किया तो काफ़ी अच्छा लगा कि अभी ये कर रहा हूँ तो वर्थ है वो चीज़ का। ऐसा नहीं कि 2 घंटा मुझे ट्रेन में आना जाने में ऐसा वेस्ट हो रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं फिर फील हुआ। राइट, तो इनिशियली आप कितना 2 ही घंटा देते थे, है ना? 2 घंटा 2 घंटा ही देते थे, और उसके बाद डीएसपी में आने के बाद? डीएसपी में आने के बाद फिर 4 से 5 घंटे स्टार्ट हो गए। 4 से 5 घंटे स्टार्ट हो गए, और वो वर्थ था आपके लिए डीएसपी में आके वो करना, राइट? ओके। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे कि आपकी फैमिली में है कोई बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं? नहीं, कोई फिलहाल तो भी कोई नहीं, मैं फर्स्ट बैंकिंग में जाऊँगा। वाओ, ओके। सो क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड, कैसे? इसमें पहले हमारे यूटेंसिल की दुकान थी, फिर अभी कोरोना के बाद है ना पापा ने बिजनेस चेंज करके ग्रोसरी का शॉप किया। अच्छा। तो उससे पहले तो वो भी नॉर्मली यही बिजनेस ही करते थे, बाकी ऐसा कोई दूसरे जॉब्स वगैरह का नहीं किया बस। ओके, डैड बिजनेसमैन है और मॉम मॉम हाउसवाइफ है, और दादाजी भी वही जॉब भी मतलब बिजनेस नहीं है। ओके, और दादी भी है, साथ में रहते हैं? नहीं, दादी असल में वो गाँव का थोड़ा संभालती है। गाँव संभालती है, ओके। वहाँ का घर है संभालती है, और थोड़ा खेत वेत का जो है वो देखते हैं। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ पे? पाली डिस्ट्रिक्ट से। पाली डिस्ट्रिक्ट, नाइस। अच्छा, आपके भाई बहन? हाँ, भाई बहन है, एक छोटी बहन है और उससे एक छोटा भाई है। ओके, वो लोग कौन से स्टैंडर्ड में? एक अभी ग्रेजुएशन हुआ है बहन का, और छोटा वाला फर्स्ट ईयर में।
ओके, समझ गई। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो करने वाले हैं, सो आप लोगों के लिए मेरे पास एक स्पेशल सरप्राइज है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए और पाइए एक डिटेल्ड रोड मैप जो आपको आपके इनिशियल स्टेज में काफ़ी मदद करने वाला है। सो अभी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सो दैट मीन्स महिपाल, आप सबसे एल्डर हो एंड एल्डर मोस्ट ने काफ़ी मेहनत की। पहले तो जॉब करके दिखाया कि ग्रेजुएशन के बाद आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है, एक अच्छा जॉब आप कर सकते हो, उसमें आपने स्टेबिलिटी दिखाई 2-2.5 साल काम करके। और उसके बाद इमीडिएट अगर एक टफ डिसीजन लेना पड़ा तो वो भी आपने दिया, ऑफकोर्स विद फैमिली सपोर्ट, एंड देन उसमें भी आपने अपना सक्सेस रेशियो दिखाया। सो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है आपके सिबलिंग्स के लिए नहीं, हमारे बाकी बैचमेट्स के लिए भी उन बैचमेट्स के लिए भी जो अतुल्य बैच में आपके साथ थे, जो हैं हमारे पास एक बैच में अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से निकल जाते हैं 1 से 2 ऐसे जो कभी कभी गिव अप करने का सोचते हैं, तो उनके लिए भी इंस्पायरिंग है और डीएसपी बैच के लिए भी। ऑलराइट, सो महिपाल, अतुल्य बैच के बारे में तो बात हो गई, अभी डीएसपी का बताओ। सबसे वंडरफुल मेमोरी मोमेंट क्या था आपके लिए डीएसपी बैच में? डीएसपी में अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन हुआ, तो साथ ही में मतलब अतुल्य में तो काफ़ी चीज़ें मैंने की। डीएसपी में नॉर्मली पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस है और साथ ही में अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी। तो यहाँ पे भी एक उसे बोला मैंने जैसे कि क्लासेस का लेवल अप वाला सिस्टम है, तो वहाँ पे जो नॉर्मली इस पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट करता था, तो यहाँ पे आके जो उसमें ही लेवल अप मैंने देखा, यानी कि जो टॉपिक्स होते थे वो एक अच्छे लेवल के उसके ऊपर डिस्कशन होता था, तो वहाँ से और चीज़ें मतलब एक हायर लेवल में सीखने को मिली। और डीएसपी का सबसे बेस्ट ये मुझे लगा कि हर एक इंस्टीट्यूट होते हैं अलग अलग, उसमें कैसे कि उनके जो हेड होते हैं, जो मतलब जिनका जो फाउंडर्स वगैरह होते हैं, वो एक टीचर्स वगैरह लाके खाली उन होते, तो टीचर खाली ध्यान देते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं देखते। वो ऐसा होगा कि जैसे कि एक बिजनेस टाइप बोल सकते हैं कि बिजनेस खाली रन कर रहे हैं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट डीएसपी का नाम ही है ना डायरेक्टर स्पेशल बैच है, यानी कि जो उसके फाउंडर है उन्होंने वो खुद जो उसके ऊपर ध्यान रखते हुए मतलब बनाया हुआ है। तो वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स, उनके प्रोग्रेस वगैरह पूछते हैं और उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, तो उसके वजह से उनसे बात करने के लिए भी है ना कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसा हेजिटेट फील नहीं होता कि जो भी है वो उनको बता दिया, और वो भी फिर अच्छे से उसी चीज़ का गाइड भी करते हैं। नाइस नाइस। सो ये था इनका पॉइंट ऑफ व्यू या ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं टुवर्ड्स श्याम सर, दैट ही इज़ अगेन डॉक्टर श्याम राव सर, ही इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ IIKD, mentor of more than 25,000 plus students as well as trained professionals, maybe more than 200 plus trained professionals. So महिपाल, अभी बात करेंगे आपके अचीवमेंट्स की, कि IIKD से आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आपके लाइफ में जो एडिशन हुए हैं। एडिशन जैसे कि सबसे पहले मैंने जो बोला पब्लिकली जो मैं बोलता था वो इतना पहले नहीं बोलता था, जो कि अभी मैंने यहाँ पे सीखा हूँ। और साथ ही में खाली एक नॉर्मल जो रोज़ का रूटीन होता था उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें भी सीखने को ली, जैसे कि मैं पहले कभी न्यूज़पेपर वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ता था, करंट अफेयर तो इसमें अभी तो ज़रूरी है, जो मतलब बाहर का ऐसा भले घर पे टीवी चलता था आज तक वगैरह ये सब, बट वो कभी ऐसा नहीं देखता था। बट इसमें आने से क्या हुआ कि मुझे वो चीज़ का इम्पोर्टेंस भी पता चला, और वो चीज़ की मतलब कि बाहर का जनरल नॉलेज कितना ज़रूरी है हमारे लिए, वो भी डेवलप हुआ। राइट। सो अच्छा, मैं बात कर रही थी वैसे, लेकिन अचीवमेंट्स में मॉनिटर ऑफ द मंथ या स्टूडेंट ऑफ द मंथ ऐसा कुछ इकट्ठा किया है आपने? उसमें मेरा फर्स्ट तो डिबेट में जो रनर अप हुआ था मैं, उसी का हुआ, और नॉर्मली 3rd प्राइज़ मेरे को डांस में मिला था। राइट। मॉनिटर तो मैं बना था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से कैसे मेरे को गाँव जाना पड़ा था, तो मैंने अपना टाइम उसमें मतलब दे नहीं पाया उतना अच्छे से, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई मेरे से। नहीं तो डेफिनेटली मैं उसके लिए बिल्कुल कर रहा था, अपनी पूरी तैयारी थी। आपको करना चाहिए वापस। अच्छा, बाय द वे अभी तो आपको जैसे आपका लोकेशन पता चलेगा और वैसे फिर आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद आगे का क्या प्लानिंग है अभी?
अभी ज्वाइनिंग के बाद ऐसा नहीं कि अभी कैसे कि एक मैं फ्लो में हूँ जो स्टडिंग के, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको कंटिन्यू रखूँगा काम के साथ साथ, कि उनका टाइमिंग जो है वो मैंने देख लिया और अपने ट्रैवलिंग के हिसाब से एडजस्ट किया है कि मैं इतना एटलीस्ट टाइम निकाल सकता हूँ कि दिन का मुझे 2 घंटा तो है ना वो चीज़ को रिविज़न करने के लिए मैं निकाल ही लूँगा। और ट्रेन के ट्रैवलिंग के टाइम पे भी जो चीज़ें हैं मैं सीखने का, जैसे करंट अफेयर वगैरह मैं देख सकता हूँ उसके अंदर, तो ये चीज़ को कंटिन्यू रख के और भी आगे जैसे एग्ज़ाम्स आएगी उसमें मैं फॉर्म भरूँगा उनके भी। नाइस नाइस। सो और ये आप कर सकते हो बिकॉज अगेन हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी एक स्टूडेंट है सृष्टि गुप्ता जो इंडियन बैंक में लगे हैं एज अ क्लरिकल ऑफिसर, वो नाला सोपारा के लोकेशन पे पोस्टेड है। शी इज़ अर्निंग नियरली 47 to 48,000 सैलरी पर मंथ, और उसके साथ साथ अभी वो इवनिंग में आते हैं तैयारी करने के लिए, मतलब एवरी डे 7 to 9 वो आते ही हैं। उसके अलावा SBI क्लब डॉल्टन कैरवालो जो अंधेरी में पोस्टेड है, और उनकी भी संडेज़ को तैयारी होती है, वो आते हैं, और रेगुलर डेज में भी वो इवनिंग में आते हैं। अब रिसेंटली हमारे 27 स्टूडेंट्स ने बेसिन कैथलिक बैंक ज्वाइन किया था, और उसमें भी उनको अभी हार्डली 1 से 2 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए, और जिसमें वो अपना टाइम एडजस्ट कर रहे हैं। और जैसे ही वो ट्रांजिशन फेज में वो एडजस्ट हो जाएगा, एक बार शेड्यूल वहाँ के भी उनके सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे एक बार शेड्यूल फिक्स हो गई तो फिर वो भी अपनी तैयारी रिटर्न स्टार्ट करेंगे। सो सेम आपके लिए भी है कि इमीडिएटली हाँ आपका भी एक शेड्यूल बैठ जाएगा, तो इसमें कैसा अभी आपको अगेन 2 से 3 घंटा निकालना है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ऑलराइट, सो महिपाल आपने भी अपना DSP का एक्सपीरियंस शेयर किया और काफ़ी सारी चीज़ें बताई। DSP में खास बने हुए फ्रेंड्स, उनके अगर आपको नाम बताने हो जिनको आप मिस करोगे तो कौन है ऐसे टॉप 3 में? DSP में एक आदित्य है जो काफ़ी हेल्पफुल और उस चीज़ें मतलब सपोर्ट करता है वो। साथ ही में आर्ची है, एक वैभव नागरे करके है, तो वो भी मेरा वो साथ ही में बैठते हैं हम दोनों जन। वो थोड़ा सा अपने में रहता है, बट हम दोनों मेरे साथ तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो वो उसका एक अच्छा है, वो चीज़ रहेगा तो मैं नहीं आऊँगा तो आप ज़्यादा सपोर्टिव रहे हो। हाँ, मतलब वो फ़ोन वोन करता है, मैं वो भी ऐसा करता है, दिखाता नहीं होगा बट कहीं ना कहीं है। और दूसरे भी आप ज़्यादा सपोर्टिव रहे हो, क्योंकि वैभव के लिए एक महिपाल जैसा बेस्ट फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड पर्सनैलिटी है और काफ़ी खुद में रहता है, और टाइम पे मैंने महिपाल को उसको गाइड करते हुए भी देखा है एज अ ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह। सो वेरी नाइस, बॉन्ड अच्छा लगता है मुझे आप दोनों का। और आप दोनों ही अतुल्य बैच में साथ में थे और यहाँ पे DSP में साथ में, और अर्ची में भी उसमें से ही एक है ना। नाइस, ऑलराइट। सो अभी बात करेंगे आपके एग्ज़ाम की, कि जन कल्याण का एग्ज़ाम कहाँ पे हुआ था आपका? जन कल्याण का एग्ज़ाम मेरा पोवई में ही हुआ था। ओके। तो और साथ ही में उसी दिन ऐसा स्ट्रेटेजी हुआ था कि मेरा ये एग्ज़ाम तो हुआ ही, फिर साथ में अब ट्रेन का मेरा काफ़ी इशू हो गया था। अब मेरा कैसे कि पालघर से वहाँ जाना, तो सुबह में 5 बजे तो निकल गया, फिर वहाँ पे गया, एग्ज़ाम वगैरह दिया, और फिर बाद में आने के समय देखा कि ट्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। अब वापस आते आते मेरे को शाम हो गई, जबकि मैं सुबह 8 बजे का एग्ज़ाम दे के हो गया था। तो मैं रात को 9 बजे वहाँ पे पहुँचा, घर पहुँचा। माय गॉड। क्योंकि ट्रेन का वो टाइम पे ना कुछ मेगा ब्लॉक वगैरह का चल रहा था, संडे के दिन का एग्ज़ाम था। हाँ। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, एंड विरार के आगे के लिए ना ट्रेन की फ्रीक्वेंसी कम है। हाँ। और प्लस कुछ जल गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पे ट्रेन ब्लॉक भी हो जाती है, रुक भी जाती है, ट्रेन आगे बढ़ती नहीं है। सो आपके ना एग्जाम देने वाले दिन ही ऐसा ट्रेजेडी नहीं हुआ था, आपके इंटरव्यू की भी एक ट्रेजेडी है ना, इसी की जन कल्याण की जब इंटरव्यू की डेट थी तभी, वो क्या था? असल में उसी दिन मेरा एग्ज़ाम भी आ गया था धनलक्ष्मी का, और साथ ही में इंटरव्यू भी था। और मेन प्रॉब्लम ये हुआ था कि दोनों की टाइमिंग जो थी वो एकदम सेम था, कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ कि एक हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के इसमें मेरे को दूसरे जगह पे जाना था। तो मेरा एग्ज़ाम था पोवई में और इंटरव्यू था चेंबूर में। तो वो समय में पहले तो फिर भी ऐसा सोच रहा था, काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि जन कल्याण में भी जो हो गया है उसका ही खाली इंटरव्यू दूँ कि ये वाली खाली ये वाला एग्ज़ाम दूँ। दोनों में से एक चूज़ करने का सोचा था पहले तो, बट फिर मैंने थोड़ा सा और कैलकुलेट किया कि किस वे से, पहले ट्रेन से अगर मैं पहुंच सकता हूँ, बट ट्रेन से नहीं हो रहा था। बट मैंने फिर जैसे देखा कि ऑटो से बाय रोड मैं इजीली पहुंच जाऊंगा, और अगर ऐसा होता है तो कुछ मतलब फ़ोन वगैरह करके उनको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मेरे को आने में थोड़ा लेट होगा। तो फिर मैंने फाइनली पहले एग्ज़ाम दिया, फिर ऑटो बुक किया, और फिर मैं डायरेक्ट वहाँ पे
पहुंचा फटाक से वैसे एकदम check डॉट टाइम पे, क्योंकि Okay. वो टाइम पे है ना मेरा जस्ट इंटरव्यू के लिए मेरे को है ना एक ही जन का हो रहा था और नेक्स्ट मेरा ही नंबर था। ओह। तो जैसे मैं पहुंचा वैसे मेरा नाम आया। तो Okay. थोड़ा सा उन्होंने बोला कि अब थोड़ा लेट हुए, बट उन्होंने बोला ठीक है चलो। अभी पहले उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट्स ना देखते हुए पहले इंटरव्यू पे भेजा, क्योंकि लाइन से था ना। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद मेरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का हुआ और फिर वहाँ पे वाह, बोल सकते हैं कि ये आपके डेस्टिनी में ही था, मतलब किस्मत में ही था ये आपका इंटरव्यू निकलना, और इसीलिए आप इंटरव्यू में टाइम पे पहुंचे और यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी नहीं हुई कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या इंटरव्यू हो, है ना। काफ़ी स्मूथ गया प्रोसेस, उसको आपने स्मूथ एक्चुअली किया, काफ़ी दिमाग लगा के और काफ़ी उसमें हसलिंग दिखा के। नाइस। सो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? कितने मिनट तक इंटरव्यू चला? इंटरव्यू मेरा अराउंड 15 मिनट्स तक चला था। काफ़ी लंबा है, विच इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन। हाँ, उन्होंने कैसे कि मेरा ऑलरेडी पहले का एक्सपीरियंस वगैरह था तो उसके रिलेटेड भी पूछा, और उस कंपनी के बारे में मैं कितना नॉलेज रखता हूँ उस रिगार्डिंग भी उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। और साथ ही में उन्होंने अपने बैंक जन कल्याण सहकारी बैंक के बारे में भी पूछा कि मैं कितना नॉलेज रखता हूँ उनके इसके। ओके, ऑल राइट। महिपाल, आपसे बात करके और आपकी पूरी जर्नी को अंडरस्टैंड करके बहुत अच्छा लगा। एंड एज आई सेड, मैंने इसके पहले जस्ट अभी बोला, इंस्पायरिंग जर्नी रही है और ये रहने ही वाली है कंटिन्यूएशन में। इस जर्नी में आपके फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है आपको। स्पेशली एक पर्सन है जो मतलब मैंने देखा है उनको कि उन्होंने कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है, विच इज़ योर ग्रैंडफादर, आपके दादाजी, है ना। और एक मीटिंग रखी थी हमने जिसमें अतुल्यबाद से आपका जब डीएसपी में प्रमोशन होने वाला था तब आपकी मम्मी आए थे ट्रैवल करके, विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू ट्रैवल एक्चुअली, बट फिर भी उन्होंने वो स्टेप लिया था। सो ऐसे पेरेंट्स या ऐसे फैमिली एंड गार्डियन रहना हर एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्टली बच्चों के लाइफ में ऐसे रहते हैं, बस स्टूडेंट्स ने उनको वो बिलीव देना चाहिए कि वो कर सकते हैं जो महिपाल ने दिया था। बिकॉज इंक्वायरी के टाइम पे ही केम अलोन। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि इंक्वायरी उन्होंने खुद की, उन्होंने खुद का डिसीजन लिया, उन्होंने पूरी जर्नी में जो इन्वेस्टमेंट था, जो फीस लगने वाला था, वो भी उनकी खुद की सेविंग से उन्होंने डाला था। सो ये सारे बिलीव्स होते हैं जो आपको अपनी फैमिली को देनी पड़ती है, देन फैमिली आप पे पूरा भरोसा करती है और आपको सपोर्ट करती है। सो ऐसे कोई खास आपके फैमिली मेम्बर्स जिनको आप स्पेशल ग्रैटिट्यूड देना चाहो? मैं अपने हमेशा दादाजी से इंस्पायर हुआ हूँ। अब बोल सकते हो कि मैं जो मेरा नेचर है ना पूरा उन्हीं से आया हुआ है। वाह, मैं मतलब अपने मॉम डैड से जितना नहीं हूँ उससे ज़्यादा मैं अपने दादाजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नाइस। तो वही चीज़ें मुझे अच्छा बुरा वही सब सिखाते जो भी हो। नाइस। बुरा तो नहीं, बहुत अच्छा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी आपकी और आपके फैमिली की। और जब हम हर तरह के क्राउड के बीच में होते हैं, जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट भी हो, ग्रेजुएट भी हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, महिपाल के अर्ली बैच के इनिशियल स्टेज में हाउसवाइफ्स भी आते थे, तो हर तरह के स्टूडेंट्स क्राउड के बीच में घुलना मिलना, फ्लेक्सिबल होना, वो भी काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी को एक यूनिक बनाता है और डाउन टू अर्थ बनाता है। बिकॉज हमें यूजुअली लगा नहीं था कि अतुल्य बैच में आप इतने घुल मिल पाओगे, बट एक टाइम आ गया था जहाँ पे अतुल्य बैच आपकी फ़ैन हो गई थी, माही भाई करते रहते थे सब। सो वो दिखाता है कि आप कितने अच्छे इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी रखते हो। सो कंग्रेचुलेशंस महिपाल अगेन फॉर क्लियरिंग दी एग्जाम्स एंड इंटरव्यू प्रोसेस, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत जल्द एक अच्छा एज अ पीओ भी मैं इंटरव्यू ले रही रहूँगी। बहुत जल्द हम ये दिन देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो इसी तरह से काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नीज़ को मेरे साथ बने रहिए डिकोड करने के लिए, बिकॉज ये स्टूडेंट्स ना ही सिर्फ अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं बल्कि बाकियों को भी इंस्पायर कर रहे हैं अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है सबसे बात करके, मिल के। और मैं चाहूँगी कि यही चीज़ आप भी इंजॉय करें और आप भी इम्प्लीमेंटेशन में लें और अपने हर उन दोस्त, फैमिली, रिलेटिव, कज़न के साथ शेयर करें जिनको आप एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं या लाइफ एंड करियर में कुछ अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। आपका ये एक शेयर उनके लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग रह सकता है। सो अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इस चैनल पे बहुत अमेजिंग डिकोडिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और अलग अलग बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते रहने वाले। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ड्रॉप करना मत भूलिए। और अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है सो यू नो हू टू कॉन्टैक्ट विद। सो कॉन्टैक्ट IIKD फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।